का पहला अध्याय जिसका नाम है भाषा, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। वैसे तो हम पहले की कक्षा में जान चुके हैं कि भाषा क्या होती है, इसे हम और अच्छे से जान लेते हैं। पढ़िए और समझिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आपको किसकी बात समझ में आ रही है और किसकी नहीं? केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क लड़के की, ख लड़की की, ग महिला की या फिर घ अध्यापिका की। तो यहाँ पे आपको 4 चित्र देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप इन चित्रों को देख के बता सकते हैं कि आपको इन चित्रों से किसकी बात समझ में आ रही है, कौन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों, ये आपको चित्र देखकर बताना है। तो बच्चों, अब करते हैं पाठ प्रवेश। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में से क और ख की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ग और घ की बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चित्र ग में बात को बोलकर व घ में बात को लिखकर कहा गया है। इसी प्रकार हमें भी अपनी बात को समझाने के लिए बोलना व लिखना पड़ता है। व्याकरण में इसी को भाषा कहते हैं। जैसे, माँ, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। तो बच्चों, याद रखना, भाषा किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप, ठीक है, पहले भी हम जान चुके हैं, लेकिन इन्हें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? चित्र में दीदी कहानी सुना रही है और बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है जो मुंह से बोला जाता है। लिखित भाषा, वासु अपनी कॉपी पर दिनों के नाम लिख रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है जो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। मौखिक भाषा जो होती है वो मुंह से बोली जाती है और लिखित भाषा में आप हाथ से लिखकर अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसार के सारे जीव जंतु आपस में बात करते हैं? उनकी एक बोली होती है जिससे वही आपस में समझते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी भी एक बोली होती है, वो बोली वही समझ सकते हैं, उसे हम नहीं समझ सकते। जीव जंतुओं की बोलियां, जैसे बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। कौवा क्या करता है? काऊं काऊं। मेंढक टर करता है। तोता टै टै करता है। कुत्ता भौ भौ। बकरी मैं, चूहा चू चू और चिड़िया करती है ची ची। तो ये अलग अलग पक्षी और पशुओं की क्या है? भाषाएं हैं, बोलियां हैं। इस पाठ में हमने सीखा भाषा की मदद से ही मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। जीव जंतुओं की भी बोलियां होती हैं। तो बच्चों, ये था पाठ भाषा के ऊपर। इस पाठ में हमने भाषा के बारे में सीखा। अब क्या सीखा ये भी हम अभ्यास कर लेते हैं। सोचकर बताइए। चिड़िया की ची ची, चूहे की चू चू, इस प्रकार अनेक जानवरों की बोली को हम और आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? बताइए। तो जो पशु पक्षियों की भाषाएं होती हैं, उनकी जो बोली होती है, वही आपस में समझ पाते हैं। ये जो ची ची चू चू करते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। आपकी मम्मी ने आपकी किताब पर आपका नाम लिखा है, यह भाषा का कौन सा रूप है? तो ये लिखित रूप है। अब लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है? देखता है या सुनता है? वो हमारी बातों को अपने कानों से सुनता है। ख, जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? क्या वो सुनता है या वो पढ़ता है? तो लिखी हुई भाषा को हम सुन नहीं सकते, उसे हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ता है पे आप टिक का निशान लगाएंगे। ग, गूंगा व्यक्ति अपनी बात कहता है, कैसे? इशारों से या फिर बोलकर। अब जब वो गूंगा है तो वो कैसे बोलेगा? ठीक है, तो वो इशारों से अपनी बात कहेगा। अगर उसको पानी चाहिए होगा तो वो यूं का इशारा करेगा, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। दूसरा, नीचे भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप का चित्र दिया गया है। बच्चों, आप बताओ कौन सी मौखिक रूप और कौन सा लिखित रूप है? तो यहाँ पे आपको बताना है चित्रों को देखकर कि कौन सा मौखिक रूप है और कौन सा लिखित रूप है, ठीक है। टेलीविजन में आप देखते हो, ठीक है, और उसमें जो बोला जाता है वो आप अपने कानों से सुनते हो, तो वो मौखिक रूप हुआ।
न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है वो आप पढ़ते हो, तो ये लिखित रूप हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के चित्रों को देखेंगे और बताएंगे कि वो मौखिक रूप है या लिखित रूप है। हम बढ़ते हैं आगे, आओ कुछ करके देखें। जीव जंतुओं के चित्र का उनकी बोलियों से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र हमें दिए गए हैं किनके, जीव जंतुओं के, और उनकी बोलियां दी गई हैं सामने, लेकिन वो ऊपर नीचे है। तो हमें क्या करना है, मिलान करना है सही पशु को उसकी बोली से। जैसे कि बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। कुत्ता क्या करता है, भौं भौं करता है, तो आप उसको भौं भौं से मिलाएंगे। ठीक है, चूहा जो है चू चू करता है। बकरी क्या करती है, मै मै करती है। मेंढक क्या करता है, टटर करता है। और चिड़िया ची ची करती है। ठीक है, इसी तरीके से आप इनका मिलान करेंगे इनकी भाषाओं, इनकी बोलियों के साथ, और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास भी आप स्वयं करेंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में, कि वर्ण क्या होते हैं, जिन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए, स्वर पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको फूल दिया गया है, फूल में आप देख पा रहे हैं बीच में स्वर लिखा गया है, और चारों तरफ उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं इनमें कुछ स्वर लिखे गए हैं, लेकिन ये अधूरे हैं, तो हमें इन्हें लिख करके पूरा करना है। जैसे कि अ के बाद आता है आ, फिर ई उ री ए आई ओ औ। अब हम करते हैं पाठ प्रवेश। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे गाजर शब्द की ध्वनि है ग हलंत जमा अ जमा ज हलंत जमा अ जमा र जमा अ। ठीक है, इसी तरीके से तितली शब्द की ध्वनि है त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा ई। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते, इन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो बच्चों, याद रखना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, तो यही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर आप वर्ण को उनके निश्चित क्रम में लगाएं, उनके सीक्वेंस में लगाएं, एक ऑर्डर में आप लगाते हैं, तो वर्णमाला कहलाती है। जब भी फूल अलग अलग होते हैं वह केवल फूल होते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं तो वे माला बन जाते हैं। ठीक इस प्रकार वर्णों को एक क्रम में लगा देने से वे वर्णमाला, वर्णों की माला बन जाते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है अ आ ई उ री ए आई ओ औ। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार है क ख ग घ अंग छ छ ज झ या ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स और ह। इनके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं। कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन जैसे कि अक्ष, तर, ज्ञ, श्र, ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। विशेष, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है, जैसे क हलंत जमा अ हो जाता है क। ड़ और ढ इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे कि सड़क, बाढ़ आदि। अंग अह ये आयोग वह कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कुछ भी बोलते समय मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ा वर्ण के बारे में। अब क्या सीखा हमने, ये भी हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। सोचकर बताइए वर्णमाला किससे बनती है, बताइए। ठीक है, तो वर्णमाला जो होती है वो वर्णों से बनती है। ठीक है, वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके, स्वर और व्यंजन। दूसरा है महक का क स्वर है या व्यंजन। तो महक का क जो है वो एक व्यंजन है। अब लिखिए, पहला वर्ण अक्षर बदलकर नए शब्द बनाइए।
ठीक है, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, चित्र के आगे क्या लिखा हुआ है, शोर लिखा हुआ है, तो हम शो को हटा के उसके आगे मो लिख देंगे, तो ये बन जाएगा मोर। अगला है लड़की का चित्र है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, खिड़की लिखा गया है, तो हमें बस आगे का जो व्यंजन है उसे बदलना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ल, तो ये हो जाएगा लड़की। इसी तरीके से आप बाकी चित्र देखेंगे और जो शब्द दिया गया है उसका पहला अक्षर आप हटा करके एक शब्द लिखकर उस चित्र का नाम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोष्टक में से सही उत्तर छांटकर खाली जगह में भरिए। पहला है, बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती हैं। क्या निकलती हैं? क्या ये शब्द होते हैं, क्या ये ध्वनियाँ होती हैं, या ये वाक्य होते हैं? तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो हम यहाँ पे ध्वनियाँ लिखेंगे। ख, डैश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसके? शब्द के, वर्ण के, या फिर वाक्य के। तो हम वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। ग, स्वर डैश होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, 33 होते हैं, या 0 होते हैं? तो 11 लिखेंगे, क्योंकि स्वर जो हैं वो गिनती में 11 होते हैं। घ, व्यंजन कितने होते हैं? 6, 12 या 33, तो ये 33 होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चांद में छिपे स्वरों तथा व्यंजनों को छांटकर तारों में लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्वर और व्यंजन जो है वो मिक्स करके दिए गए हैं, आपको उनको अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग तारों में। जैसे स्वर आपको स्वर के तारे में लिखना है, व्यंजन के तारे में आप सारे व्यंजन लिखेंगे। च, प, फ, क, ये सब क्या है? ये है व्यंजन। अ, ई, उ, री, ये सब स्वर हैं। ठीक है, आओ कुछ करके देखें। संकेत पढ़कर वर्ग पहेली में उचित वर्ण भरकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ग पहेली दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको संकेत पढ़ने हैं, कुछ क्लूज हमें दिए गए हैं, वो हमें पढ़ने हैं और फिर वर्ग पहेली को पूर्ण करना है। जैसे कि पहला, इससे भोजन में स्वाद आता है, तो आप इसको पहले में लिखेंगे। ये क्या है बच्चों? नमक। दूसरा, इससे भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं, ये क्या है बच्चों? ये है नारियल। तीसरा, एक भाषा का नाम, तो ये क्या है? मलयालम। चौथा, पानी में रहने वाला जीव, चौथे में आप क्या लिखेंगे? मछली या मगरमच्छ। पांचवा, हमें इससे नई खबरें मिलती हैं, ये क्या है बच्चों? ये है अखबार। और छठा, एक छोटा पक्षी, ये है चिड़िया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे, ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है मात्राएं, साइन ऑफ वॉवल्स। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। जो स्वर होते हैं वो अपने मूल रूप में तो लिखे जाते हैं, लेकिन जब वो व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं तो वो मात्राओं में लिखे जाते हैं। तो उनके जो मात्राएं, जो चिन्ह होते हैं, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। पढ़िए और समझिए। संकेत कक्ष में से स्वर के स्थान पर उसका चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे संकेत कक्ष दिया गया है आपको, ई, ए और ओ की मात्राएं यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे चित्र देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि चित्र है छड़ी का, इसके नीचे लिखा गया है छ, जमा ड़, हलंत जमा ई। अगला चित्र है सेब का, इसको लिखा गया है स, हलंत जमा ए जमा ब। अगला चित्र है फोन का, फ, हलंत जमा ओ जमा न, बन गया फोन। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। पहला चित्र है कार का, दूसरा चित्र है किला का और तीसरा चित्र है एक चील का। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों में रंगीन चिन्ह मात्रा हैं। ये चिन्ह आ, ई और ई स्वर के चिन्ह हैं। जब स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, ठीक है। यह सभी व्यंजनों में मिला होता है, तो ये पहले से उनमें मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत लगा देते हैं, जैसे क हलंत, म हलंत, य हलंत, र आदि।
आ को छोड़कर सभी स्वर व उनकी मात्राएं होती हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे तालिका दी गई है, स्वर दिया गया है, मात्रा दी गई है, व्यंजन जमा मात्रा कि व्यंजन के साथ मात्रा कैसे लगती है, उसका शब्द कैसे बनाया जाता है। तो अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, म हलंत जमा अ म ही होता है, महल। ठीक है, महल में आप देख रहे हैं इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब है आ की मात्रा इस तरीके से एक डंडा होता है, म हलंत जमा आ। अब म के साथ क्या लग गया, आ का डंडा लग गया, तो ये हो गया माँ, और इसे शब्द क्या बना, माला। ई की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के आगे लगती है। ठीक है, तो म हलंत जमा ई हो गया मी, मिल। अब है बड़ी ई। बड़ी की मात्रा जो होती है ये व्यंजन के पीछे लगती है, उसके बाद लगती है, जैसे कि म हलंत जमा ई हो गया मी, मील। अब है ऊ की मात्रा जो होती है ये इस प्रकार की होती है और ये व्यंजन के नीचे की तरफ लगती है, जैसे कि म हलंत जमा उ हो गया मु, जैसे कि शब्द है मुर्गा। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा इस तरीके से होती है, नीचे ही लगती है, म हलंत जमा ऊ हो गया मू, जैसे कि मूली। अब है री की मात्रा। ठीक है, री की मात्रा इस प्रकार से होती है, म हलंत जमा री हो जाता है मृ, जैसे कि मृग। अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा जो होती है ये व्यंजन के ऊपर लगती है, एक तिरछी मात्रा ये होती है, म हलंत जमा ए हो जाता है मैं, जैसे कि मेला। अब है ए की मात्रा दो तिरछी रेखाएं होती है, म हलंत जमा ए हो जाता है मैं, जैसे कि मैदान। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है, म जमा ओ हो जाता है मो, मोर। अब है औ की मात्रा इस प्रकार से होती है, म जमा औ हो जाता है मऊ, जैसे कि मौका। अंतर समझिए व उच्चारण कीजिए। कल कला, मृग मग मृग, खिल खील, सेल सेल, कुल कूल, सौ सौ। कुछ अन्य चिन्ह। तो यहाँ पे अंग का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, जैसे कि पंखा, कंगन, शंख। अगला है चंद्र बिंदु। ठीक है, ये इस तरीके से लगता है किसी भी व्यंजन के ऊपर, जैसे कि आँख, टांगा, बांसुरी। अगला है अह, ये व्यंजन के बाद लगता है दो बिंदुओं के रूप में, जैसे कि दुखी, प्रायः, नमः। ध्यान दें, आ ई ओ औ इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ई इस स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। ए आई इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। उ री इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। र में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग। अब र में कैसे इसका प्रयोग होता है ये भी हम जान लेते हैं। र जमा उ, रू, रुक, गुरु, रुपया, रुलाना, रुचि, रुधिर आदि। र जमा उ, रू, रूखा, रूप, रुमाल आदि। तो र में ऊ की मात्रा उसके पीछे लगती है, उसके साथ लगती है। ठीक है, इसके नीचे नहीं लगती। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। र में उ व ऊ की मात्रा का प्रयोग बीच में होता है, जैसे रू व रू। अब इस पाठ में आपने क्या सीखा? सतत विकास का लक्ष्य। सोचकर बताइए, र में उ व ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? तो र में उ और ऊ की मात्रा उसके नीचे ना लगकर उसके बीच में लगती है। नीड़ शब्द में ई की मात्रा लगी है या ई की? तो नीड़ में बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, तो हम ई पे गोला लगाएंगे। अब लिखिए निरंतर समीक्षा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किस स्वर की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? बताइए बच्चों, इनमें से किसकी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? ओ की या फिर ए की? तो ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, हालांकि ओ की भी लगती है, लेकिन ओ के साथ एक डंडा भी आता है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला, चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है किसका? तितली का, लेकिन यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है, इसका जो नाम है वो अपूर्ण है। तो हम कैसे लिखेंगे? त पे छोटी ई की मात्रा, त ली पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा तितली। इसी प्रकार से केला का चित्र है, लेकिन इसमें कला लिखा गया है, तो हम ए की मात्रा लगाएंगे किसके ऊपर? क के ऊपर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा केला। अगला है रुमाल।
तो यहाँ पे हम र के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा रुमाल। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी चित्र देखेंगे और इनके नामों में सही मात्रा लगा कर इन्हें पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दी गई मात्राओं से दो दो शब्द बनाइए। अब छोटी ई की मात्रा यहाँ पे दी गई है तो आप यहाँ पे दिन लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे तिल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से औ की मात्रा है तो आप यहाँ पे औरत लिख सकते हैं, आप यहाँ पे खिलौना भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से उ और री की मात्रा के शब्द आप यहाँ पे लिखेंगे। चौथा है रू और रू का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। तो रू के साथ जब ऊ की मात्रा लग जाती है तो कौन से शब्द में जाते हैं? रुक, गुरु, रुपया, और बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है तो रूखा, रूप, रुमाल, ये शब्द बन जाते हैं। आओ करके देखें। रचनात्मक सोच। त वर्ण पर सभी स्वरों की मात्रा लगाइए तथा एक एक शब्द बनाइए। अब जैसे ऊपर क के साथ म के साथ हमने मात्राएं लगा करके नए नए शब्द बनाए थे, उसी प्रकार से आपको क्या करना है? त वर्ण के साथ हर एक स्वर की मात्रा लगानी है और फिर एक एक शब्द भी बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है आ स्वर है, आ की मात्रा है, त जमा आ हो जाता है ता, ताला। इसी प्रकार से ई आप लिखेंगे, ई की मात्रा लिखेंगे, त जमा ई हो जाता है ती, तो आप यहाँ पे तिल लिख सकते हैं, तितली लिख सकते हैं। ठीक है, त पे आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, त जमा ई हो जाएगा ती, तो आप यहाँ पे तीर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप त पे सारे के सारे स्वरों की मात्रा लगा करके उनसे एक एक शब्द बना करके यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मात्राओं का ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? अब इसको और अच्छे से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय। आप लोग रेडी हो ना इस पार्ट को पढ़ने के लिए? आज हम जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। पढ़िए और समझिए। वर्णों के सही मेल को चित्र से मिलाइए। अब यहाँ पे आपको वर्ण दिए गए हैं और इस तरफ क्या दिए गए हैं? चित्र दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? उनको सही चित्र से मिलाना है। जैसे कि कमल, कहाँ पे है कमल का फूल? बताइए। बिल्कुल सही, तो आप इसे कमल से मिलाएंगे। अब कलम कहाँ है जिससे आप लिखते हैं? हाँ, ये रहा कलश। कलश सबसे ऊपर है तो आप इसको इससे मिलाकर इसे पूर्ण करेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ प्रवेश। दो या दो से अधिक स्वर अथवा स्वरों एवं व्यंजनों के जुड़ने से शब्द बनते हैं, परंतु शब्द वही होता है जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो। जैसे अब वर्णों को एक साथ जोड़कर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, लेकिन वर्णों का एक सही क्रम में होना जरूरी है शब्द बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि न जमा ह जमा र, नहर शब्द है। म जमा ह जमा ल, महल शब्द है। छी जमा प जमा क जमा ली, छिपकली शब्द है। की जमा ता जमा ब, किताब शब्द है। उपयुक्त वर्णों के मेल शब्द हैं क्योंकि इनका अपना एक निश्चित अर्थ है। अब नीचे दिए गए वर्णों के मेल को पढ़िए। र न ह, रनहा शब्द नहीं है। ह ल म, हलम शब्द नहीं है। ली क प छी, लिक पक्षी शब्द नहीं है। बता की, बता की शब्द नहीं है। यहाँ पे अब हमने वर्ण तो जोड़ दिए लेकिन इनका शब्द नहीं बन पा रहा। शब्द यानी कि हमें कोई शब्द अर्थ दे, हमें पता चले कि ये किसका नाम है या किस वस्तु के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा। जैसे कि रनहा, हमें नहीं पता चल रहा है ये किस चीज का नाम है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। उपयुक्त वर्णों के मेल शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। अतः शब्द बनाने के लिए वर्णों का सही क्रम में मेल होना आवश्यक है ताकि उसका एक निश्चित अर्थ निकले। अर्थात वर्णों के निश्चित क्रम के मेल से शब्द बनते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है। समझे बच्चों? तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा वर्णों के मेल से शब्द बनता है, वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? सतत विकास का लक्ष्य, ये भी हम जान लेते हैं। सोचकर बताइए आपके नाम में कितने वर्णों का मेल हुआ है? आपको बताना है। आपको आपका नाम आपकी कॉपी में आपने लिखना है, फिर आपको बताना है कि उसमें कितने वर्ण आए हैं। जैसे आपके नाम अमन है, ठीक है, सपोज करो आपका नाम अमन है, तो अमन में कितने वर्ण आए? अमन, 3 वर्ण आए हैं। आपके नाम का क्या अर्थ है? तो ये भी आपको बताना है कि आपके नाम का क्या अर्थ है।
अब लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब हमें प्रश्न पढ़ने हैं और विकल्प दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प पर क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। जैसे कि निम्न में से कौन सा सार्थक शब्द है। अब दो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है राकम और दूसरा है कमरा। तो कौन सा सार्थक शब्द बता रहा है, बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, राकम तो कोई शब्द नहीं हुआ, लेकिन कमरा हाँ शब्द है, जहाँ पे हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो आप इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। वर्णों का क्रम सही होने पर क्या बनता है, क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द समूह बनता है, वो शब्द बनता है। तीसरा है, शब्द का एक डैश अर्थ होता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जो हमें बताता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब वो शब्द नहीं है। अगला, नीचे दिए गए वर्णों व मात्राओं को जोड़कर शब्द लिखिए। जैसे कि पहला, स जमा ऊ की मात्रा र जमा ज, तो ये क्या बन गया, बताइए। आपको ऊ की मात्रा लगानी है स पे, तो क्या बन जाएगा, सू। फिर आपको र लिखना है, फिर ज लिखना है, तो क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला, घ जमा ओ की मात्रा ड़ जमा आ की मात्रा, तो आप घ पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो घो बन जाएगा, अड़ा पे आ की मात्रा लगाएंगे तो ड़ा बन जाएगा। तो ये क्या शब्द बन गया, घोड़ा। इसी प्रकार से आप बाकी के वर्णों और मात्राओं को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्णों का क्रम सही करके शब्द लिखिए। तो यहाँ पे पहला है लफू, तो ये कोई शब्द नहीं है, हम लिखेंगे फूल, तो ये शब्द है। दूसरा, बुकरत, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कबूतर। ठीक है, बुकरत तो कोई शब्द नहीं हुआ, तो हमने इसको सही ढंग से लिखा, तो ये क्या बन गया, कबूतर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है मलक। मलक कोई शब्द नहीं होता, ये कोई अर्थ भी नहीं दे रहा होता, लेकिन अगर हम लिखेंगे कमल या कलम लिखेंगे तो ये शब्द है जो हमें अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के शब्दों को सही क्रम में लगा करके लिखेंगे। अगला है बच्चों, जो शब्द नहीं है उन पर गोला बनाइए। अब आपको यहाँ पे शब्द दिए गए, इनको आपको पढ़ना है। जैसे कि कोयल शब्द है, लेकिन कोलये ये शब्द नहीं है, तो जो शब्द नहीं है हमें उस पर क्या लगाना है, गोला लगाना है, तो आप कोलये पे गोला लगाएंगे। अगला है कोमल और उसके साथ लिखा है कोपल, तो कोपल शब्द नहीं है, कोमल शब्द होता है जो हमें अर्थ देता है। ठीक है, तो आप कोपल पे गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से हर एक पंक्ति में आप एक एक शब्द पढ़ेंगे और जो शब्द नहीं है, जो अर्थ नहीं दे रहा, उस पर आप गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आओ कुछ करके देखें। सही वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, लेकिन शब्द जो है अपूर्ण है, तो आपको चित्र देखना है। पहला चित्र है कलश का, ठीक है, तो क दिया गया है, श दिया गया है, बीच में आप लिखेंगे ल। इसी तरीके से महल का जो शब्द है, महल का जो अर्थ है, जो व्यंजन है, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आप बाकी के चित्र देखेंगे और इनके नाम आप पूर्ण करेंगे। अब बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आप ये भी जान गए होंगे कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इसका और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आप इस अध्याय को पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे। अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों हिंदी व्याकरण का अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है वाक्य, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वर्ण जो होते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही शब्दों का जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। पढ़िए और समझिए शब्दों को, किस मेल की बात समझ में आ रही है और किसकी नहीं, गलत सही या गलत लगाकर बताइए। तालाब बतख है रही में तैर, तालाब में बतख तैर रही है। पढ़ रही नेहा कविता है, नेहा कविता पढ़ रही है। तो जो दूसरा वाला वाक्य है वो हमें बता रहा है कि चित्र में क्या हो रहा है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य का अर्थ भी होता है। जैसे मैं तुम्हें किताब देता हूँ, साइकिल धीरे चलाना। तो शब्दों को सही क्रम में लगाना वाक्य कहलाता है और वाक्य हमें बताता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा होता है। बच्चों जैसे वर्ण गलत जगह लिखने पर शब्द गलत बन जाते हैं, वैसे ही शब्द गलत जगह लिखने पर वाक्य गलत बन जाते हैं। इसीलिए वाक्य में शब्दों को सही जगह पर रखना चाहिए। जैसे गलत वाक्य, बस जमा स्कूल जमा आ जमा गई जमा की।
स्कूल जमा की जमा बस जमा आ जमा गई। घर जमा आए जमा दादाजी जमा है दादाजी जमा घर जमा आए जमा है। तो यहाँ पे गलत वाक्य बताए हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें भी शब्द लिखे हुए हैं तो इनको गलत क्यों बताया है, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये हमें सही अर्थ नहीं दे रहे, हमें नहीं पता चल रहा कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है। लेकिन सही वाक्य में आपको पता है कि शब्द जो है सही क्रम में लगे हैं, ठीक है। तो वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या बात कहने जा रही है। जैसे स्कूल की बस आ गई तो हमें पता चल गया स्कूल की बस आ गई। अगर आप पढ़ते बस स्कूल आ गई की, तो ये कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा शब्दों को सही क्रम में जोड़ने से वाक्य बनते हैं, प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा वो भी हम जान लेते हैं। अभ्यास के द्वारा सतत विकास का लक्ष्य। सोचकर बताइए वाक्य किसे कहते हैं। बताइए बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कोई भी शब्द समूह वाक्य हो सकता है? नहीं, कोई भी शब्द समूह वाक्य नहीं हो सकता जब तक वो आपको अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। अब लिखिए, चित्र देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, हमें चित्र दिए गए हैं, चित्र के सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, किताब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सही क्या होगा कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप बाकी के चित्र देखेंगे और जो सही वाक्य है उसी को आप सही का निशान लगा करके पूर्ण करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्य अधूरे हैं, चित्र देखकर इन्हें पूरा कीजिए। अब दोबारा से चित्र दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं क्योंकि इन्हें देखकर ही हमें क्या करना है, वाक्य पूरे करना है। पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, बताओ। बिल्कुल सही, वो आकाश में उड़ रहे हैं। अगला चित्र, राधिका क्या कर रही है, वो बताओ। वो नाच रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के चित्र देखेंगे और रिक्त स्थानों को भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर आप दो वाक्य बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। अब आपको चित्र नजर आ रहा है, चित्र में क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो वाक्य बना करके लिखने हैं। आओ कुछ करके देखें। अपने मनपसंद कार्टून कैरेक्टर के द्वारा बोले जाने वाला कोई संवाद लिखिए। इसके लिए आप परिवार के किसी सदस्य की सहायता भी ले सकते हैं। अब उस संवाद को उसी कार्टून कैरेक्टर के अंदाज में हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाइए। तो आपको जो भी कार्टून पसंद है आपको क्या करना है, उसका संवाद आपको लिखना है। संवाद होते हैं डायलॉग, तो जो भी डायलॉग वो बोलते हैं आपके कार्टून कैरेक्टर, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, उनके संवाद आपको लिखने हैं और अपने हाव भाव में अपनी कक्षा में उनको सुनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्टून का नाम लिखेंगे और उसका संवाद लिखकर इसे पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि वाक्य क्या होते हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा कि वाक्य कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, अब आप इसका अभ्यास है ना बच्चों। तो हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है ये इस पार्ट में हम जानेंगे। पहले पढ़िए और समझिए। चित्रों के नाम लिखिए। अब चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनका नाम लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम मोर कहते हैं। तो आप यहाँ पे मोर लिखेंगे। ठीक है, बाकी के चित्र देख के आप इनका नाम लिखेंगे, जैसे कि हिरण, सेब, मास्टर और बांसुरी। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। संसार के सभी जीव जंतु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम से ही हम उन्हें पहचानते हैं। तो दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, ठीक है, आप देखते हैं अपने आसपास, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके फ्रेंड वहाँ पे होते हैं, आपके टीचर होती हैं, आपके क्लास में डेस्क होते हैं, टेबल होते हैं, इवन जितने भी आपके भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। जैसे दादा, कन्हैया, हाथी, कोयल, डाकघर, दिल्ली, बचपन, बुढ़ापा। उपयुक्त चित्र में दादा, कन्हैया व्यक्तियों के नाम, हाथी, कोयल पशु पक्षी के नाम, डाकघर, दिल्ली स्थान का नाम तथा बचपन व बुढ़ापा भाव के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं।
विभिन्न प्रकार के नाम वाले शब्द। व्यक्तियों के नाम अनुज, प्रीति, सुभाष चंद्र बोस, साइना नेहवाल। कुछ अन्य उदाहरण हैं लड़का, लड़की, दादा, दादी, अकबर, अशोक, पिताजी, सचिन, प्रज्ञा आदि। तो ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। पशु पक्षियों के नाम मोर, हंस, गाय, शेर, ये पशु पक्षियों के नाम हैं। कुछ अन्य उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बकरी, हिरन, जिराफ, लोमड़ी, भेड़, भालू, ऊंट, गधा, कौवा, मैना, गौरैया, चील, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, मुर्गा, कोयल, बतख, बाज, गिद्ध, तोता, कबूतर आदि। फूलों के नाम, अब यहाँ पे फूल दिए गए हैं, इनके भी नाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब, कमल। कुछ अन्य उदाहरण कुछ और फूलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा जूही, चंपा, चमेली, गुलदाउदी, कनेर, बेला, डेजी, डहेलिया आदि। इमारतों के नाम भी जान लेते हैं, ठीक है, जितनी भी इमारतें हैं, घर हैं, महल हैं, इनके भी क्या होते हैं? नाम होते हैं। जैसे लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है, उसका नाम है गुरुद्वारा। कुतुब मीनार, ताजमहल। कुछ अन्य उदाहरण जामा मस्जिद, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, पुराना किला, मैसूर पैलेस, विक्टोरिया मेमोरियल आदि। भावों के नाम, भावों के भी नाम होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं, ठीक है, इनके भी क्या होते हैं? नाम होते हैं। जैसे मित्रता, आपके दोस्त के साथ क्या है? आपकी मित्रता है। मित्रता क्या है? भाव है। मिठास, कोई चीज़ खाने वाली है, मीठी है, तो उसमें क्या होती है? मिठास होती है। हरियाली, जो आपको पार्क में देख के मिलती है। बर्फीला, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण लड़ाई, मित्रता, वीरता, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, गरीबी, अमीरी, हंसी, पढ़ाई आदि। ये सब क्या है? भावों के नाम हैं। दिनों के नाम कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, विंध्याचल, गोवर्धन आदि। नदियों के भी नाम होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, सरयू, गोदावरी, गोमती, ब्रह्मपुत्र आदि। पेड़ों के भी नाम होते हैं, जैसे अशोक, बरगद, नीम, पीपल, सेमल, जामुन, आम, कटहल, बेर, नारियल आदि। तो ये कहा गया है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सबके नाम होते हैं, जिनसे वो जाने जाते हैं या जिनसे वो पहचाने जाते हैं। तो वही सब नाम जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो इस पाठ में हमने सीखा संसार में सभी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम होते हैं। नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। क्या सीखा? सतत विकास का लक्ष्य। अब जान लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। सोचकर बताइए आपका जन्मदिन किस महीने में आता है। अब आप जन्मदिन मनाते होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा आपका जन्मदिन किस महीने में आता है, उस महीने का नाम आपको बताना है। आपके प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है? तो आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। अब लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, निम्न में से व्यक्ति का नाम है। अब दो विकल्प दिए गए हैं, तो पहला है दिल्ली, दूसरा है नरेंद्र। पूछा गया है कि इनमें से व्यक्ति का नाम क्या है, तो दिल्ली तो जगह का नाम है, तो व्यक्ति का नाम क्या हुआ? बिल्कुल सही, नरेंद्र हुआ, ठीक है। निम्न में से वस्तु का नाम है, प्रधानाध्यापक या फिर पुस्तक। तो अध्यापक जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, पुस्तक जो है वो वस्तु है, ठीक है। तो आप पुस्तक पे सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सही संज्ञा शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब आप देख रहे हैं आपको रिक्त स्थान दिया गया है, उसके आगे आपको दो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। हमको सही विकल्प को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि भारत की राजधानी डैश है, क्या है? आगरा तो नहीं है, क्या है? दिल्ली है, तो हम यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे। अगला, श्री डैश हमारे प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी या फिर प्रणब मुखर्जी। तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये तो हर बच्चे को पता है, हाँ, नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार से आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। दिए गए शब्दों में से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? इनमें से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखने हैं, जैसे कि सूरज, घास, गाय, बच्चे, नदी, पहाड़। अगला है बच्चों, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला है मेरा नाम राहुल है, तो राहुल यहाँ पे क्या हुआ? किसी बच्चे का नाम है, तो आप राहुल को क्या करेंगे? चुन करके साइड में लिखेंगे।
मैं आगरा में रहता हूँ, तो आगरा क्या है, स्थान का नाम है, ठीक है। तो आगरा क्या हो गया, ये संज्ञा शब्द हो गया। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और संज्ञा शब्द छांट करके लिखेंगे। आओ कुछ करके देखें, वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ग पहेली दी गई है, इनमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। इसमें आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखने हैं। आप पहले उनको गोला लगा सकते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। आप पहले उनको गोला लगा लेना, फिर उनको एक एक करके लिखना। जैसे पहली लाइन में मुझे नजर आ रहा है कमल, हाँ, तो आप कमल को गोला लगा सकते हैं और नीचे लिख भी सकते हैं। उसी लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे गोल गोल मीठा मीठा लड्डू नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप लड्डू भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप बाकी के शब्द ढूंढकर नीचे जो स्थान दिया गया है वहां पे लिखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा संज्ञा क्या होती है। अब आप इस पाठ को दोबारा दोहराएंगे और इसका निरंतर अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में अगला अध्याय, जिसका नाम है लिंग, जिसे जेंडर भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। अपने परिवार के सदस्यों के नाम सही स्थान पर लिखिए। तो आपको यहाँ पे स्थान दिया गया है, आपके परिवार में जो जो लोग रहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। लिंग शब्दों से उसके स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का होने का पता चलता है। जैसे दुल्हा दुल्हन, माता पिता, शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी। उपयुक्त चित्रों में दुल्हा, पिता, शेर व मुर्गा शब्दों से पुरुष, लड़का जाति का बोध हो रहा है, और दुल्हन, माता, शेरनी व मुर्गी शब्दों से स्त्री, लड़की जाति का बोध हो रहा है। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या पुरुष है और क्या स्त्री है। लिंग के भेद जान लेते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, याद रखना। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, यह पुरुष वर्ग के प्राणियों का बोध कराता है, जैसे आदमी, मोर, शेर आदि। स्त्रीलिंग क्या होता है, यह स्त्री वर्ग के प्राणियों का बोध कराता है, जैसे स्त्री, मौसी, शेरनी आदि, ठीक है। तो समझ में आ गया। जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जितनी भी लड़कियां होती हैं, स्त्री होती हैं, महिलाएं होती हैं, जैसे आपके टीचर, आपकी मम्मी, चाची, दादी, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। तो आइए बच्चों, इनको साथ में पढ़ लेते हैं। पहला है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में आ गया मौसा, उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, मौसी। कवि, कवियत्री, दादा, दादी, राजा, रानी, चाचा, चाची, सम्राट, सम्राज्ञी, भैया, भाभी, विद्वान, विदुषी, पापा, मम्मी, युवक, युवती, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, हिरन, हिरनी, वीर, वीरांगना, मोर, मोरनी, नर, नारी, चूहा, चूहिया, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बिलाव, बिल्ली, चिड़ा, चिड़िया, हाथी, हथनी, बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, माली, मालिन, नाग, नागिन, नौकर, नौकरानी, बाघ, बागिन, सेठ, सेठानी, शिष्य, शिष्या, पुजारी, पुजारिन, देवता, देवी, गायक, गायिका। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इस पाठ में आपने क्या सीखा, सतत विकास का लक्ष्य सोचकर बताइए, आप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो आपको बताना है। अगर आप एक बॉय हैं इसका मतलब आप पुल्लिंग है, अगर आप गर्ल है तो इसका मतलब आप स्त्रीलिंग है। तो ये आपको बताना है। अगला है बच्चों, कटोरी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो कटोरी जो है वो स्त्रीलिंग है, कटोरी नीचे गिर गई, कटोरी में खाना खाया, इस प्रकार से। अब लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध होता है वह है पुल्लिंग, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है सही संज्ञा शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो विकल्प दिए गए हैं रिक्त स्थान के सामने, तो आपको सही विकल्प को चुनना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, डैश पढ़ा रहे हैं। अगर रही है होता तो अध्यापिका होता, लेकिन रहे हैं इसका मतलब अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अगला, डैश गीत गा रही है।
अब गा रही है हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गायिका गा रही है, गायिका गीत गा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला, नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के लिए पुल्लिंग शब्द लिखिए। स्त्रीलिंग दिया गया है, आपको क्या लिखना है, उसका पुल्लिंग लिखना है। ठीक है, जैसे अध्यापिका, तो अध्यापिका का क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। हाँ जी। मौसी का मौसा हो जाएगा, शिष्या का शिष्य हो जाएगा। अब आप इस तरफ देखेंगे तो आपको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। ठीक है, तो पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। धोबिन का धोबी हो जाएगा, पत्नी का पति हो जाएगा। चित्र पहचान कर लिंग लिखिए। अब जैसे गाय है, गाय स्त्रीलिंग होती है। शेर, शेर पुल्लिंग होता है। मोर, मोर भी पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के चित्र देखेंगे और उनका लिंग बताएंगे। आओ कुछ करके देखें। नीचे दिए गए शब्दों को सही पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स में से आपको सही शब्द को चुनना है। मतलब पुल्लिंग शब्द को पुल्लिंग के नीचे लिखना है और स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों के नीचे लिखना है। जैसे महोदय पुल्लिंग है, वीरांगना स्त्रीलिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है, चूहा पुल्लिंग है, मम्मी स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्द ध्यान से पढ़ेंगे और उनको एक एक करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नीचे लिखते जाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण का अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है वचन, जिसे नंबर भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। चित्र में आपको जो प्राणी व वस्तु एक दिख रहे हैं और उन्हें एक के नीचे और जो अनेक दिख रहे हैं उन्हें अनेक के नीचे लिखिए। तो यहाँ पे चित्र है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और उन्हें एक और अनेक के नीचे लिखेंगे। जैसे कि पेड़ एक है, ठीक है, तो आप इसको एक के नीचे लिखेंगे। बच्चे एक से ज़्यादा है तो आप अनेक के नीचे लिखेंगे। गुब्बारे, बहुत सारे गुब्बारे हैं, ठीक है, एक गुब्बारा नहीं है, बहुत सारे गुब्बारे हैं तो आप उसे अनेक के नीचे लिखेंगे। गुब्बारे वाला एक है तो आप उसे एक के नीचे लिखेंगे। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। पत्ता, एक होता है तो पत्ता बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं तो पत्ते बोलते हैं। चूहा, एक होता है तो चूहा बोलते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम चूहे बोलते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में बाईं ओर एक चीज है तथा दाईं ओर अनेक चीजें हैं। एक व अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक वचन, इससे संज्ञा के संख्या में एक होने का पता चलता है, जैसे कुर्सी, चिड़िया, घड़ी। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, चित्र में जो संख्या है वस्तुओं की वो क्या है, एक है। बहुवचन, इससे संज्ञा के संख्या में एक से अधिक अनेक होने का पता चलता है, जैसे कुर्सियाँ, चिड़िया, घड़ियाँ। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो चीजें हैं, वस्तु हैं, वो एक से ज्यादा हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। तो आइए बच्चों साथ में पढ़ लेते हैं ताकि हम इन्हें अच्छे से याद कर ले। एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है। बिल्ली का बिल्लियां हो जाता है, एक बिल्ली है तो आप एक बिल्ली बोलेंगे। जब आपको बहुत सारी बिल्लियां नजर आती है तो हम क्या बोलते हैं, बिल्लियां हैं वहां पे। आंख, आंखें। मछली, मछलियां। बाह, बाहें। नदी, नदियां। छाता, छाते। मक्खी, मक्खियां। कपड़ा, कपड़े। लड़की, लड़कियां। घोड़ा, घोड़े। सहेली, सहेलियां। बहन, बहनें। खिड़की, खिड़कियां। औरत, औरतें। सब्जी, सब्जियां। लड़का, लड़के। रोटी, रोटियां। बच्चा, बच्चे। दवाई, दवाइयाँ। किताब, किताबें। मिठाई, मिठाइयाँ। केला, केले। थाली, थालियाँ। संतरा, संतरे। साड़ी, साड़ियाँ। कमरा, कमरे। गाड़ी, गाड़ियाँ। माला, मालाएं। लिपि, लिपियाँ। और कुछ यहाँ पे एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, इनको भी अब पढ़ लेते हैं। तो वस्तु, एक वस्तु है तो वस्तु बोलेंगे, बहुत सारी है तो क्या बोलेंगे, वस्तुएं। तिथि, तिथियां। वधु, वधुएं। रीति, रीतियां। गाय, गाय। चिड़िया, चिड़ियां हो जाता है। पंखा, पंखे। गुड़िया का गुड़ियां हो जाता है, उसमें चंद्र बिंदु लग जाता है बहुवचन में, तो बच्चों याद रखना। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। क्या सीखा, सतत विकास का लक्ष्य। सोचकर बताइए, चंदा एक है या अनेक। अब आप आसमान में देखते हो चंदा तो एक ही होता है ना, तो हम बोलेंगे चंदा एक ही है।
तारे एक हैं अनेक। अब हम जब आसमान की तरफ देखते हैं रात को तो बहुत सारे तारे नजर आते हैं, तो तारे एक नहीं अनेक होते हैं। अब लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वचन के द्वारा शब्दों की डैश का पता चलता है। तो वचन के द्वारा उनकी संख्याओं का पता चलता है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक लगाएंगे, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन पर गोला व बहुवचन शब्द पर वर्ग, ठीक है, स्क्वायर जो होता है उसे आप बनाएंगे। स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी कह लो, इसको आपको बनाना है। किसमें? बहुवचन में, और एक वचन के लिए गोला। तो लड़के, लड़के हैं तो आप वर्ग बनाएंगे क्योंकि ये बहुवचन है। लड़की एक है तो हम इसमें गोला बनाएंगे। तोते बहुवचन है तो हम इस पे वर्ग बनाएंगे। कमरा एक है, ठीक है, तो हम इसमें गोला बनाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और एक वचन पे गोला, बहुवचन पे वर्ग का निशान बनाएंगे। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब हमें क्या करना है, इनके वचन बदल के लिखना है। जैसे कि संतरा का हो जाएगा संतरे, गुड़िया का हो जाएगा गुड़ियां, औरत का औरतें, गाड़ी का गाड़ियां हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मिठाई, मालाएं, छाते, दवाइयां, आंखें, नदियां, इनका आप क्या करेंगे, वचन बदल के लिखेंगे। ठीक है, तो एक वचन में होगा तो आप बहुवचन में लिखेंगे, बहुवचन में होगा तो आप एक वचन में लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। पंखे, अब इनका आपको बताना है कि एक वचन रूप क्या हो सकता है। पंखे का हो जाएगा पंखा, देवियां का हो जाएगा देवी, बकरे का बकरा, और लिपियां का हो जाएगा लिपि। आओ कुछ करके देखें। नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द रूप सही पेड़ में लिखिए। अब यहाँ पे आप बॉक्स में देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है, दो पेड़ दिए गए हैं, एक वचन का और बहुवचन का। तो इन शब्दों को आपको अलग अलग करके एक वचन और बहुवचन में लिखना है। जैसे कि लड़कियां बहुवचन है तो आप बहुवचन वाले पेड़ में लिखेंगे, घोड़ा एक वचन है तो आप एक वचन वाले पेड़ पे लिखेंगे। इसी प्रकार से आप इसे पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे, पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये हम जान लेते हैं इस पाठ के माध्यम से। पढ़िए और समझिए, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ आपको क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। जैसे पहला जो चित्र है वो फूल है। फूल किस रंग का है, सफेद रंग का है, लेकिन यहाँ पे काला दिया गया है। तो यहाँ पे काली चीज क्या है, ध्यान से देखो, वो है कौवा। तो आप इसको कौवे से मिलाएंगे। ठीक है, अगला है आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, तो आप इसे ठंडी से मिलाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी चित्रों को सही शब्द से मिलाकर इसे पूर्ण करेंगे। हम करते हैं पाठ प्रवेश। पढ़िए, भूरी गाय, मोटा लड़का, ठंडा शरबत, ऊंची इमारत, 4 आम, 2 लीटर दूध। बच्चों, उपयुक्त शब्दों में रंगीन छपे भूरी, मोटा, ठंडा, ऊंची, 4, 2 लीटर शब्द 7 आई संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, तो वो विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द गुण, अच्छा, ईमानदार, भला, विनम्र, दयालु, वीर, सच्चा आदि। रंग, लाल, पीला, हरा, नारंगी आदि। आकार, ऊंची, नीचा, पतला, मोटा, लंबा आदि। संख्या, 2, 4, 5वीं, 10वीं आदि। मात्रा, थोड़ा, कुछ, बहुत, अधिक आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा, कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वे विशेषण होते हैं। जैसे ईमानदार व्यापारी, प्रश्न, कैसा व्यापारी, ईमानदार व्यापारी। तो हमें बता रहे हैं वो कि वो जो व्यापारी है वो कैसा है, वो ईमानदार है। प्रश्न करने पर उत्तर है ईमानदार। 2 लीटर दूध के साथ कितना दूध, प्रश्न करने पर उत्तर 2 लीटर, अतः ईमानदार व 2 लीटर विशेषण हैं। इस पाठ में हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, माप, संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा,
सतत विकास का लक्ष्य है ये भी हम जान लेते हैं। सोचकर बताइए आपके घर में कितने कमरे हैं। तो जाइए अभी जल्दी से जाइए और अपने घर में गिनिए कि आपके घर में कितने कमरे हैं। आकाश में तारे कितने हैं। अब हम ये तो नहीं गिन सकते, तारे तो अनगिनत होते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता, तो हम लिखेंगे अनगिनत तारे हैं। अब लिखिए चित्र देखकर इनकी दो दो विशेषताएं लिखिए। चित्र आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है केला। अब केला कैसा होता है खाने में? मीठा होता है, तो हम लिखेंगे मीठा केला। अब ये दिखने में कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? पीला केला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीठे केले, पीले केले, ठीक है। इसी प्रकार से अगले चित्र में आपको फूल नजर आ रहे हैं, तितलियां नजर आ रही हैं। तो फूल कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, तो हम लिखेंगे सुंदर फूल। और यहाँ पे जो फूल है वो रंग बिरंगे हैं, अलग अलग रंग के हैं, तो हम लिखेंगे रंग बिरंगे फूल, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप बाकी के चित्र देखेंगे और इनकी विशेषताएं बताएंगे। हम बढ़ते आगे। सही शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनको हमें पढ़ना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला डैश बच्चा। तो बच्चा कैसा होगा? खट्टा होगा, छोटा होगा, ठंडा होगा, कड़वा होगा या ताज़ा होगा। तो बच्चे के लिए हम लिखेंगे छोटा, छोटा बच्चा। दूसरा है डैश दूध। दूध कैसा होगा? खट्टा होगा, छोटा होगा, ठंडा होगा, कड़वा होगा, ताज़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठंडा, या फिर हम ताज़ा दूध भी लिख सकते हैं, लेकिन कड़वा, छोटा, खट्टा हम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आओ कुछ करके देखें। यदि ये साइकिल आपको बेचनी है तो आप इसकी क्या क्या विशेषताएं बताओगे। साइकिल का चित्र दिया गया है बच्चों। यदि ये साइकिल आपको बेचनी है तो आप इसकी क्या क्या विशेषताएं बताओगे। तो यहाँ पे आपको साइकिल का चित्र दिया है, ठीक है। ये साइकिल आपको बेचनी है किसी को, तो आप इसकी क्या क्या विशेषताएं बताओगे। जैसे साइकिल अच्छी है, साइकिल का कलर अच्छा है, नई नई खरीदी है, दाम इसका अच्छा है, दूर तक चलेगी, तो ये सब उसकी आप क्या बताओगे? विशेषताएं बताओगे, ताकि सामने वाला उसे खरीद ले। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास भी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों हिंदी व्याकरण में आइए अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। अध्यापिका ने बोर्ड पर कुछ शब्द लिख दिए हैं। आप दिए गए बोर्ड पर उन शब्दों को लिखिए जो किसी के नाम नहीं है, ठीक है। अब एक बोर्ड आपको नजर आ रहा है, एक बोर्ड में आपको क्या दिया गया है? नाम दिए गए हैं। जैसे नेहा, वह, हाथी, तुम, अंगूर, उपवन, उस, मैं, मेरा, साइकिल, उन्हें। तो आपको जो दूसरा बोर्ड है उस पर क्या करना है? आपको उन शब्दों को लिखना है जो किसी के नाम नहीं है। जैसे कि नेहा नाम है, वह किसी का नाम नहीं है, हाथी भी नाम है, तुम किसी का नाम नहीं है। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। पाठ प्रवेश कर लेते हैं, पढ़िए। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मुझे आज बुआ जी के यहाँ जाना है। हम 4 भाई बहन हैं। बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों ने अपने नाम का प्रयोग ना करके कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मैं, मुझे और हम। नाम की जगह प्रयोग होने वाले इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी हम अपने मित्र का या किसी सामने वाले का नाम नहीं लेते, ठीक है, और खुद का नाम तो बिल्कुल नहीं लेते। हम ये तो नहीं बोलते कि स्नेहा वहाँ जाएगी, हम बोलते हैं मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है। तो कभी कभी हम नाम की जगह कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, और दूसरे के लिए वह, उनका, तुम, इस तरीके से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो लड़की और लड़के दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, ठीक है। तो सर्वनाम लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। कुछ और भी जानो। अपने लिए, अब हम अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। दूसरों के लिए वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। व्यक्ति या वस्तु के निकट होने पर यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका।
छोटों व अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा। बड़ों के लिए आप, आपने, आपका, हम, हमें, हमारा। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन बहुवचन जान लेते हैं, जैसे कि एक वचन अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा, अगर बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे। यह ये हो जाता है, उसे उन्हें हो जाता है, तू तुम हो जाता है, वह वे हो जाता है, मेरा हमारा हो जाता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। अब इस पाठ में आपने क्या सीखा? सतत विकास का लक्ष्य ये भी हम जान लेते हैं। सोचकर बताइए, आप शब्द का प्रयोग बड़ों के लिए होता है या छोटों के लिए? तो आप शब्द का प्रयोग हम बड़ों के लिए करते हैं। वह शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको वह शब्द का वाक्य बनाना है या उसको वाक्य में लेना है। अब लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए बच्चों, सर्वनाम का किया जाता है या वचन का? बिल्कुल सही, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। सही सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको बॉक्स में कुछ शब्द नजर आ रहे हैं, इनमें से आपको सही शब्द चुनना है, सही सर्वनाम चुनना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला, डैश खेलने जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वह खेलने जा रहा है। ठीक है। पर्दे के पीछे डैश खड़ा है, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा है, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन। ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे सही शब्द लिखकर। हम बढ़ते आगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। आपको खाना दूं, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या हुआ? आपको, क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हो, आपको खाना दूं। मेरा देश भारत है, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? मेरा। ठीक है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो देश है वो महान है। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्यों में सर्वनाम शब्द चुनकर लिखेंगे। अगला है बच्चों, निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है कौन। अब आपको क्या करना है? इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वह कौन था जो तुम्हारे साथ स्कूल आया था या विद्यालय आया था? इस प्रकार से आप कौन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यह, वह, आप, तुम, इन सभी शब्दों को आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। आओ कुछ करके देखें। नीचे दिए गए एक वचन सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो मैं का हो जाता है हम, उसने का हो जाता है उन्होंने। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के बहुवचन रूप लिख करके इसे पूर्ण करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आते हैं। और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये हम जान लेते हैं इस पाठ के माध्यम से। पढ़िए और समझिए। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ आपको क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। जैसे पहला जो चित्र है वो फूल है। फूल किस रंग का है? सफेद रंग का है, लेकिन यहाँ पे काला दिया गया है। तो यहाँ पे काली चीज क्या है? ध्यान से देखो, वो है कौवा। तो आप इसको कौवे से मिलाएंगे। ठीक है। अगला है आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है, तो आप इसे ठंडी से मिलाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी चित्रों को सही शब्द से मिलाकर इसे पूर्ण करेंगे। हम करते हैं पाठ प्रवेश। पढ़िए। भूरी गाय, मोटा लड़का, ठंडा शरबत, ऊंची इमारत, 4 आम, 2 लीटर दूध। बच्चों उपयुक्त शब्दों में रंगीन छपे भूरी, मोटा, ठंडा, ऊंची, 4, 2 लीटर शब्द 7 आई संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, तो वो विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द गुण: अच्छा, ईमानदार, भला, विनम्र, दयालु, वीर, सच्चा आदि। रंग: लाल, पीला, हरा, नारंगी आदि। आकार: ऊंची, नीचा, पतला, मोटा, लंबा आदि। संख्या: 2, 4, 5वीं, 10वीं आदि। मात्रा: थोड़ा, कुछ, बहुत, अधिक आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा, कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वे विशेषण होते हैं। जैसे ईमानदार व्यापारी। प्रश्न: कैसा व्यापारी?
ईमानदार व्यापारी। तो हमें बता रहे हैं वो कि वो जो व्यापारी है वो कैसा है, वो ईमानदार है। प्रश्न करने पर उत्तर है ईमानदार। 2 लीटर दूध के साथ कितना दूध, प्रश्न करने पर उत्तर 2 लीटर, अतः ईमानदार व 2 लीटर विशेषण हैं। इस पाठ में हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, माप, संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा, सतत विकास का लक्ष्य ये भी हम जान लेते हैं। सोचकर बताइए आपके घर में कितने कमरे हैं। तो जाइए अभी जल्दी से जाइए और अपने घर में गिनिए कि आपके घर में कितने कमरे हैं। आकाश में तारे कितने हैं। अब हम ये तो नहीं गिन सकते, तारे तो अनगिनत होते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता, तो हम लिखेंगे अनगिनत तारे हैं। अब लिखिए चित्र देखकर इनकी दो दो विशेषताएं लिखिए। चित्र आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है केला। अब केला कैसा होता है, खाने में मीठा होता है, तो हम लिखेंगे मीठा केला। अब ये दिखने में कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला केला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीठे केले, पीले केले, ठीक है। इसी प्रकार से अगले चित्र में आपको फूल नजर आ रहे हैं, तितलियां नजर आ रही हैं। तो फूल कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, तो हम लिखेंगे सुंदर फूल। और यहाँ पे जो फूल है वो रंग बिरंगे हैं, अलग अलग रंग के हैं, तो हम लिखेंगे रंग बिरंगे फूल, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप बाकी के चित्र देखेंगे और इनकी विशेषताएं बताएंगे। हम बढ़ते आगे। सही शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनको हमें पढ़ना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला डैश बच्चा, तो बच्चा कैसा होगा, खट्टा होगा, छोटा होगा, ठंडा होगा, कड़वा होगा या ताज़ा होगा। तो बच्चे के लिए हम लिखेंगे छोटा, छोटा बच्चा। दूसरा है डैश दूध। दूध कैसा होगा, खट्टा होगा, छोटा होगा, ठंडा होगा, कड़वा होगा, ताज़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठंडा, या फिर हम ताज़ा दूध भी लिख सकते हैं, लेकिन कड़वा, छोटा, खट्टा हम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आओ कुछ करके देखें। यदि ये साइकिल आपको बेचनी है तो आप इसकी क्या क्या विशेषताएं बताओगे। साइकिल का चित्र दिया गया है बच्चों। यदि ये साइकिल आपको बेचनी है तो आप इसकी क्या क्या विशेषताएं बताओगे। तो यहाँ पे आपको साइकिल का चित्र दिया है, ठीक है। ये साइकिल आपको बेचनी है किसी को, तो आप इसकी क्या क्या विशेषताएं बताओगे। जैसे साइकिल अच्छी है, साइकिल का कलर अच्छा है, नई नई खरीदी है, दाम इसका अच्छा है, दूर तक चलेगी, तो ये सब उसकी आप क्या बताओगे, विशेषताएं बताओगे, ताकि सामने वाला उसे खरीद ले। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को